नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 11 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल और आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है आपके सामने द बीटन ट्रैक। इस आर्टिकल में देखेंगे अभी जो एमएसपी राइज की गई है उसको चलते एडिटर क्या कंसर्न्स राइज करना चाह रहे हैं वो। फिर इसके अलावा ये आर्टिकल है जिसमें डेंजर इन द डेल्टा वेरिएंट ऑफ कोविड-19 उसको लेकर के आर्टिकल है। लास्ट में थोड़ी सी समरी लेंगे। इसके अलावा एक ये इंग्लैंड के जो क्रिकेट प्लेयर ओली रॉबिन्सन उन पे जो बैन लगाया गया इंटरनेशनल गेम्स में प्ले करने से पहले, तो उसको लेकर के एडिटर के ओपिनियन है, जहां पर कुछ मॉडरेट अप्रोच लेने की बात की जा रही है, क्योंकि टीन एज के टाइम पे जो लोग वो लर्न करते हैं वही चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को करने के लिए वो अपने आप मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को लेकर के आज उनके करियर पर इतना ज़्यादा एकदम से बैन लगा देना बोलो वो गलत है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को देख लेंगे। एथिक्स में आपके कहीं काम आ जाए, रेसिज्म का कहीं पे लिखना पड़े तो थोड़ा बहुत एडिशनल वैल्यू एडिशन का काम कर सकता है। लास्ट में देखेंगे द वर्क ऑफ द नर्स किस तरीके से काम कर रही हैं, अभी उसको उनको लेकर के बातचीत है, जानेंगे इसमें आर्टिकल में क्या बताना चाह रही हैं राइटर्स। ये आर्टिकल हम नहीं देखेंगे। फिर चलते हैं हम आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पर अगर आप देखो तो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ये वाला, अ प्लान टू स्पेंड मोर। इस आर्टिकल में इकोनॉमी को लेकर के ओपिनियन है, डेटा बहुत सारा है, कंक्लूजन मेन काम का है वो देखेंगे। ठीक है, बाकी डेटा इतना ज़्यादा एनालाइज किया हुआ है क्योंकि दोनों के दोनों इकोनॉमिस्ट हैं। सी रंगराजन जी जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, डीके श्रीवास्तव ये भी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो इस तरीके से डेटा ज़्यादा है, डेटा इतना काम का नहीं है, हमारे टू द पॉइंट काम की चीज़ें वो निकालेंगे यहाँ से। जीएसटी को लेकर के जो पूरा मुद्दा चल रहा है, जीएसटी काउंसिल में अभी हमने देखा था ना कि तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के एक लीडर हैं, उन्होंने किस तरीके से ब्लेम किया था जीएसटी काउंसिल में। बोला कि बड़े स्टेट से रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्शन होती है, फ़ायदा छोटे स्टेट्स को पहुंचता है, तो वो गलत है। तो उसको यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा। जानेंगे इस आर्टिकल को भी थोड़ा सा। इसके अलावा लास्ट आर्टिकल है इन कोविड ट्रैकिंग न्यूट्रिशन, पोषण अभियान से संबंधित ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में सबको। फर्स्ट आर्टिकल है एमएसपी को लेकर के कि पॉलिटिकल फॉलआउट बहुत ज़्यादा देखने को मिला। जैसे ही 3 फार्म लॉज आए तो उनके अगेंस्ट में पॉलिटिकल फॉलआउट आप देखोगे, फार्मर्स का जो एक तरह प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने भी लगातार अपनी तरफ से प्रोटेस्ट किया। तो ऐसे में चलते अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी को इंक्रीज़ किया है। कल ही न्यूज़ थी, है ना, जिसमें चावल की बात करो, चावल के ऊपर लगभग 1 क्विंटल पे 72 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, इस और ग्रेड ए अच्छी क्वालिटी वाले जो होते हैं चावल, ठीक है, बासमती चावल जिनको नॉर्मली बोला जाता है, वो हो गए। या फिर आप देखोगे दूसरी तरफ कल्टीवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी 2 मेन चीज़ों पर फोकस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपनी ग्रेनरीज को फुल करने में। एक तो होता है वीट, एक होता है राइस। इन दोनों के चलते कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी नहीं आती। अब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी नहीं आएगी तो एनवायरमेंटल लॉसेस भी हैं। नंबर 2, केवल आप पेट भरने की बात कर रहे हो, न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहे हो। तो इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा है राइटर कि आपके पास में 100 मिलियन मेट्रिक टन से भी मतलब 100 मिलियन टन से भी ज़्यादा आपके पास में एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं वहाँ पर ये दोनों सीरियल्स की पड़ा है आपके पास में पूरा। ऐसे में आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सबको, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आने वाले लोगों को सबको फ्री में खाना देने की बात भी की, या आप सस्ते में खाना वहाँ पर अवेल कराते हो। बट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, आज का जो टाइम है वो क्या वीट और पैडी को और ज़्यादा बढ़ाने, प्रोडक्शन को बढ़ावा देने का है, या हमें और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन लेकर के आना चाहिए। जैसे कि शुगर केन की बात करो, शुगर केन हो गया, ये पैडी हो गई, ये दोनों तो ऐसे क्रॉप्स हैं जो पानी बहुत ज़्यादा खाती हैं। एक बार आपने कभी सुना हो तो नॉर्मली जब भी हम कहते हैं कि चावल हम एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम हमारा वाटर रिसोर्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और जो कि हमारे यहाँ पर स्कैर्स है, बहुत कम है। तो ऐसे में अगर एग्रो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा, फार्मर्स को अगर हम एक तरीके से सपोर्ट देंगे कि हाँ भाई आप जो है ऑयल सीड का प्रोडक्शन करो, या फिर पल्सेस का प्रोडक्शन करो, या कोई और क्रॉप का प्रोडक्शन करो, तो ऐसे में क्या होगा, फार्मर्स अट्रैक्टेड फील करेंगे। अब अगर राइस और वीट की एमएसपी आप राइज करते रहे तो फार्मर्स क्या सोचेंगे कि भाई पैडी और वीट के अलावा अपने पास में कोई बढ़िया ऑप्शन है नहीं, तो उसको और ज़्यादा खेती में यूज़ करना शुरू करेंगे, तो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और ज़्यादा डिक्लाइन करने हो जाएंगे। तो वही चीज़ बता रहा है। दूसरी तरफ कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आप सरकारी तौर तरीके से या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगर लोगों को खाना दे रहे हो तो वहाँ पर प्रोटीन रिच डाइट नहीं जाएगी, वाइटामिन्स नहीं जाएंगे, डाइटरी फाइबर प्रॉपर नहीं जाएगा, तो फिर वो तो एक बात वो हो गई कि आप केवल और केवल
विश्वास किस चीज़ पे कर रहे हो, केवल केवल कैलोरीज के ऊपर, जबकि आपको वहाँ पर न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है, डाइटरी फाइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो एमएसपी अभी राइज की गई है वो कहीं ना कहीं मिलेट्स, ऑयल सीड और पल्सेस पे अगर की जाती तो उसका ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता। चलो ये चीज़ अच्छी है कि जैसे तिल, जिसको हम सेसमम भी बोलते हैं, उस पर कहीं ना कहीं 1 क्विंटल के ऊपर 452 रुपये का इंक्रीमेंट देखा गया है अभी जो खरीफ की जो मार्केटिंग सीजन है, जिसको हम KMS बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे में प्रोक्योरमेंट जब होगी तो फार्मर किस में इंसेंटिवाइज फील करेगा जी, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा MSP वीट और राइस पे करेंगे। तो बस वही चीज़ यहाँ पर राइटर बता रहे हैं, और लास्ट में यही बता रहे हैं कि यहाँ पर सरकार ने पूरी परिस्थितियों को भांपते हुए ये सारा किया है, और अल्टीमेटली जो रोल लीड मतलब ड्राइवर सीट पे कोई बैठा है तो वो केवल और केवल पॉलिटिक्स बैठी है। चाहे वो पंजाब में आने वाले 2022 में इलेक्शन हो, या फार्मर्स का प्रोटेस्ट फिर से मतलब एक रीस्टार्ट ना मिल जाए, या फिर अभी वेस्ट बंगाल में जो हार मिली है उसको कहीं नहीं मतलब वो कंटिन्यू ना हो जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में केवल और केवल एक चीज़ क्या कि अब मतलब जो चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है पंजाब और हरियाणा से गेहूं और चावल बहुत होते हैं, तो उनको वहाँ पर फार्मर्स को थोड़ा सा पैसिफाई करने के लिए सरकार का ये कदम है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉलिटिक्स के चलते एनवायरनमेंट मतलब आपको एनवायरनमेंट और इकोलॉजी और न्यूट्रिशन, ये तीनों कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, और केवल और इकोनॉमी को भी इतना कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से, क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ प्लान टू स्पेंड मोर। आर्टिकल को लिखा है यहाँ पर सी रंगराजन जी और DK श्रीवास्तव जी ने। देखो सी रंगराजन जी तो हमारे यहाँ पर ऑलरेडी फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी टू प्राइम मिनिस्टर, और साथ में RBI के ये गवर्नर भी रह चुके हैं। सिमिलरली श्रीवास्तव जी जो हैं वो चीफ पॉलिसी एडवाइज़र हैं, ठीक है, और फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये और ये व्यूज़ हैं इनके पर्सनल हैं। कंटेक्स्ट तो आपको पता है ही कि अभी जो GDP का एस्टिमेशन निकला है 2020-21 में कि हमारी इकोनॉमी 7.3% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई। पहले एस्टिमेट ये था कि हम 8% के लगभग कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, और ये डेटा रिलीज किया गया था NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बोल रहे हैं कि अगर हम GDP प्रोजेक्शन की तरफ जाएँ तो हमें कहीं ना कहीं अगर 2019-20 वाली जो GDP ग्रोथ हम रजिस्टर कर रहे थे ना, उसको अचीव करना है, तो हमें 2021-22 का अभी जो फिस्कल ईयर स्टार्ट हो गया है ना, तो उसमें हमें 7.5% मतलब 7.8% से भी ज़्यादा से हमें ग्रो करना पड़ेगा रियल टर्म्स में। रियल टर्म्स का मतलब जो रेफरेंस ईयर आपने ले रखा है उसके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं पिछले साल के कंपैरिजन में आप 7.8% ग्रो कर जाओ। पिछले साल का कंपैरिजन अगर आप लोगे तो उसमें तो सीधा सीधा बात है कि पिछले साल 2020-21 में तो आपकी इकोनॉमी -7.3% ग्रो कर गई। तो ऐसे में तो कंपेयर करोगे तो 7.8 का मतलब आप क्या करोगे, माइन्यूट सा आपका प्लस में ग्रो करेगी, तो वो नहीं, रियल टर्म्स में ग्रो करने की ज़रूरत है। देखो अगर GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन की देखें पहले शुरुआत में, तो वो पेंडेमिक से पहले तो बहुत अच्छी बताई जा रही थी, या फिर सेकंड वेव से पहले भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्शंस अच्छे थे, बट सेकंड वेव फिर से आ गई है, तो ऐसे में प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में 2021-22 की अगर रियल GDP ग्रोथ की बात करें तो RBI ने अपनी तरफ से क्या बोला है कि भाई हम 9.5% से ग्रो कर जाएंगे। फिर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग प्रोजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली राइटर ये बोल रहे हैं कि इन सभी से अगर कंक्लूड करें तो यूँ लगता है कि नॉमिनल GDP ग्रोथ जो है इंडिया की 2021-22 में 13.4% रह सकती है, ठीक है। तो और सेंट्रल बजट जितना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में एस्टिमेट लगाया था 14.4%। तो ऐसे में सेकंड वेव के चलते 1% नॉमिनल GDP में डिक्लाइन देखने को मिलेगा ग्रोथ रेट की अगर बात करें। नॉमिनल का मतलब हो गया कि आप 2021-22 की अगर बात कर रहे हो तो आप इसको कंपेयर करोगे 2020-21 के स्टेटस से, समझ गए। तो नॉमिनल का मतलब ये होता है प्रीवियस ईयर की स्टैंडर्ड से आप कंपेयर करोगे। फिर राइटर आगे बोल रहे हैं तो ऐसे में हमें पता पड़ रहा है डिक्लाइन कितना कर गया, रियल GDP कितना ग्रो होना चाहिए हमें 2019-20 के स्टेटस पे प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंचना है, और एक्चुअल में होने का चांस क्या है। तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, रियलिटी पता पड़ गई, पास्ट भी पता पड़ गया, और फ्यूचर क्या होना चाहिए वो भी पता पड़ गया। अब राइटर डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि बोला अभी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा जो डेटा रिलीज किया गया है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो फिस्कल डेफिसिट है ना सरकार का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधा हम फिस्कल डेफिसिट पे ही चलेंगे। देखो इसमें 2-3 टर्म्स आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंट्रल फिस्कल एग्रीगेट्स की अगर बात करें, मतलब सरकार के पास में जो रेवेन्यू आती है, कैपिटल आता है, डेट आता है, या फिर बोरोइंग्स होती है, उनको अगर बोले तो एक फिस्कल एग्रीगेट हो जाता है।
तो उस डेटा में अगर आप देखो तो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू मतलब जितनी सारी टैक्सेशन के बेसिस पे जितना इनकम गवर्नमेंट के पास में आ रही है, ठीक है, वो लगभग 20.2 लाख करोड़ रही, जबकि नेट टैक्स रेवेन्यू कितनी रही? 14.2 लाख करोड़। इसका मतलब आपने खर्चों को माइनस कर दिया, तो ऐसे में ग्रोस में से आपका क्या आ जाएगा? नेट आ जाएगा। नेट का मतलब केवल प्लस बच रहा है आपके पास में। तो नेट कितनी है आपके पास में? टैक्स रेवेन्यू कितनी आ रही? 14.2। ये देखो डेटा जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक साल का ही है, तो इस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हमें मेन जो क्रक्स है ना उस पर जाना है। ये टर्म्स आप देख लेना, एक तो हो गई ग्रोस टैक्स रेवेन्यू हो गया, एक हो गया नेट टैक्स रेवेन्यू। तो नेट टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास में 14.2% हो गया। इसके अलावा आप देखोगे नॉमिनल जीडीपी की बात करें, हमने कितना प्रोजेक्शन देखा यहाँ पे? 13.4% का। तो ओवरऑल हमें इकोनॉमी को भी बूस्ट करना है, और रही सही में सरकार के पास में कमी है पैसे की, उसको भी फुलफिल करना है। तो इसके लिए एक ऑप्शन बच जाता है, दैट इज बोरोइंग। केवल आप उधार लो और फिर उसके बेसिस पे आप आगे ग्रो करो। बट रियलिटी ये है कि बोरोइंग करने, उधार लेने की बात भी की जाती है, तो उसके लिए भी सरकार के पास में स्पेस तो होना चाहिए ना, जिसको फिस्कल स्पेस बोला जाता है। क्योंकि एक तरफ आप जो आपकी इनकम है सरकार की, जिसमें आप कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट एक तरफ लेकर के आते हो, फिर उसके बाद में आप देखते हो कि आप खर्चा निकाल देते हो कि हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, वो सारा निकालोगे, तब आपके पास में नेट जो निकल के आएगा वो आपका फिस्कल रहेगा। अब फिस्कल डेफिसिट ही आपका बहुत ज़्यादा है पहले से। वो कैसे? देखो यहाँ पर सीधा सीधा राइटर ने स्टेटमेंट बताया हुआ है कि सबसे पहला तो फिस्कल डेफिसिट का प्रोविजन, दैट इज नॉन डेट रिसिप्ट जो हमारे पास में आती है, वो कहीं ना कहीं 0.4% जो है वो रह रही है। ठीक है, शॉर्टफॉल रह रहा है। शॉर्टफॉल का मतलब आप देखोगे कमी, मतलब डेफिसिट। दैट मीन्स नॉन डेट रिसिप्ट डेफिसिट की बात करो तो वो चल रहा है हमारा 0.4%। सिमिलरली बजट में फिस्कल डेफिसिट पहले से बताया हुआ है 6.7%। ये तो है ही, 6.7% तो सरकार ने खुद ने एक्सेप्ट किया है कि हमारे यहाँ पर ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट चल रहा है। 6.7%, 0.4% राइटर ने यहाँ पर पूरा एनालिसिस किया है। वो डेटा माइन्यूटली देखने की हमें जरूरत नहीं है, बस ये देखो कि ओवरऑल नॉन डेट रिसिप्ट मतलब सरकार के पास में जो पैसा आता है हमेशा यूजुअल कंडीशंस में, उन कंडीशंस के कंपैरिजन में नॉन डेट का मतलब हो गया बिना उधार लिए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में बिना उधार लिए सरकार के पास में जो पैसा आता है, मान लो कि कोई सरकार की कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, सरकार को फंड दे रहा है, ग्रांट दे रहा है, वो सारी चीज़ें, तो नॉन डेट रिसिप्ट उनको बोल देंगे, मतलब सरकार पे कर्जा नहीं हो रहा, फिर पैसा आ रहा है। इन शॉर्ट उसमें भी कमी देखने को मिल रही है, वो हो रही है 0.4। तो ये दोनों डेटा आप याद रखो। फिर राइटर ये बोल रहे हैं कि आज जो इकोनॉमिक चैलेंज है सेकेंड वेव के चलते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को कुछ और कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली चीज़ तो हो गई कि आप इनकम सपोर्ट दो। तो इनकम सपोर्ट अगर दो तो वो भी कौन सी? वल्नरेबल रूरल और पॉपुलेशन को। तो ये कदम आपको उठाने चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी ट्रैक पे आए। तो ऐसे में बोला 1 लाख करोड़ रुपए तक का खर्चा सरकार को और वहन करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं जो रिसेंट डिसीजन लिए गए हैं, तो ऐसे जैसे कि वैक्सीनेशन वाला, तो बोला वैक्सीनेशन ड्राइव को आपको और ज़्यादा स्पीड से करना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी ट्रैक पे आएगी। तो जितना खर्चा आपने टारगेट किया है उसका डबल कर दो। 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ कि आपको एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर करना होगा कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स में, जैसे कि हेल्थ केयर। आपको प्रमोट करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोलें, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल हो। तो ये 3 चीज़ें आपको एडिशनल करनी पड़ेगी अगर आपको इकोनॉमी को प्रॉपर्ली ट्रैक पे लेके आना है। तो ऐसे में बोला 1.7 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल खर्चा होगा, जो कि हमारी जीडीपी का लगभग 0.8% हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देखो कि पहले से ही हमारे 6.7% का तो फिस्कल डेफिसिट बजट में ही एस्टिमेटेड था। फिर 0.4% का फिस्कल डेफिसिट आ गया नॉन डेट रिसिप्ट के चलते, कि नॉन डेट रिसिप्ट में कमी आ रही है 0.4% की, तो वो डेफिसिट ही है। फिर 0.8% आप एडिशनल स्टिमुलस दोगे, तो ओवरऑल कितना फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा? दिस इज अराउंड 7.9%। तो ये बात तो होगी सीधी सीधी, 7.9% तो फिस्कल डेफिसिट सीधा सीधा होने वाला है, इसमें कोई किंतु ही नहीं है। फिर बात आ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को कमिटमेंट दिया हुआ है कि हम जीएसटी में अगर आपके कुछ भी कमी आती है तो हम जीएसटी कंपनसेशन भी करेंगे। तो उसके लिए कंपनसेशन सेस भी लगा रही है सरकार। अब आप देखोगे उसमें भी शॉर्टफॉल देखने को मिल रहा है, लगभग 1.6 लाख 1.58 लाख करोड़ का समथिंग हमने देखा था, लाख करोड़ का। तो 1.6 लाख करोड़ ये हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो खर्चा कितना हो रहा है सरकार के जेब से एडिशनल,
मतलब इनकम तो हो ही रही है, उसके अलावा एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है, वो है 16.3 लाख करोड़, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में 12.5 लाख करोड़ रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये पहले से एक्सपेक्टेड है। तो ऐसी परिस्थितियों में सरकार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि उधार लिया जाए। देखो, बोरोइंग्स एक ऑप्शन बच जाती है और बोरोइंग्स के लिए आरबीआई का सपोर्ट सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं पर भी बॉन्ड रिलीज किए जाते हैं तो आरबीआई ही सरकार की तरफ से तरफदारी करता है कि हाँ, ये हम सरकार के इतने टाइम के लिए बॉन्ड रिलीज कर रहे हैं, आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, हम गारंटी देते हैं आपको पैसा रिटर्न करवाने की। तो आरबीआई जो है वो सपोर्ट करता है और एग्जैक्टली आरबीआई वो काम कर भी रहा है। तो एक तरफ तो सरकार जो है वो पैसा उठा रही है मार्केट से, बोरो कर रही है। दूसरी तरफ आरबीआई ने भी अपनी इंटरेस्ट रेट जो है, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जिनको हम रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, उनको भी कम करके रखा है, जिससे कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनती रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देखो ओवरऑल क्या समझ में आता है हमें, ये एक तरीके का इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ डेट है। इसका मतलब कि सरकार के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, उस कर्जे का बढ़ने का चांस भी है, तो उस कर्जे को खत्म करने के लिए सरकार ने नए नोट प्रिंट करवाने की बात कर दी, पर वो डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्टली करवा रही है। जैसे कि बैंकों की इंटरेस्ट रेट कम करवानी, या फिर ये कह दो कि सरकार जो है आरबीआई से गारंटी, आरबीआई के थ्रू मार्केट से पैसा उठा रही है। तो अल्टीमेटली आरबीआई तो सपोर्ट कर रहा है और आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए क्या कोशिश कर रहा है कि ज्यादा कम से कम इंटरेस्ट रेट हो। अब देखो इक्वेशन को कि आरबीआई ने तो देखो इंटरेस्ट रेट लो कर रखी है, तो लोगों के पास में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब उन लोगों से कहा जाता है कि आप सरकारी बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करो, तो वो पैसा ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा नहीं। तो इधर आरबीआई ने अगर नोट नए प्रिंट कर दिए या मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा पैसा डाल दिया, तो इसमें आरबीआई ने तो देखो पैसा बढ़ा दिया मार्केट के अंदर। अब वहां से उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का तरीका, और सरकार की जरूरत है पैसे को और इकट्ठा करने का, तो बोरो करने के लिए आरबीआई क्या बोल रहा है कि आप सरकारी बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट करो। तो ऐसे में क्या आ गया, सरकार के पास पैसा आ गया। तो ओवरऑल सरकार जो चाह रही थी उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे आरबीआई ने पैसा प्रिंट किया कि नहीं, वही चीज हुई ना। इसको बोलते हैं डेट मोनेटाइजेशन, कि सरकार को पैसे की जरूरत है अपने कर्जे को खत्म करने के लिए, तो बैंक से पैसा प्रिंट करवा लिया। ठीक है, अब यहां पर बस फर्क इतना सा ही है कि इनडायरेक्ट रूट यहां पर सरकार ने अख्तियार किया है बजाय कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। और यही चीज यहां पर सी रंगराजन जी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन को तो अवॉइड ही करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है फिर सरकारें बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगी और एक तरीके से बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाएगा इकोनॉमी में कि आप पैसे प्रिंट कर रहे हो और लोगों को, मतलब सरकार का बैंक हो गया ना, इसका मतलब तो ये हो गया डायरेक्ट मोनेटाइजेशन का कि सीधा पैसा प्रिंट करवा करके अपना उधार चुका रहे हो। तो ऐसे तो फिर रुपए की वैल्यू डाउन चली जाएगी, तो और ज्यादा क्राइसिस आ जाएंगे। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन है। तो इंटरेस्ट रेट भी लो चल रही है, पर सवाल यह आ जाता है कि ये सरकार आरबीआई अपनी तरफ से काम कर रही है, तो क्या इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिल रहा है क्या जी, उस पर सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इकोनॉमी इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं है तो लोग कैसे काम करेंगे। जैसे कि अगर इंडियन सॉवरन बॉन्ड्स की बात करें, जो कि इंडिया में बाहर के लोग आकर के इन्वेस्ट करते हैं, उसकी डिमांड भी देखें तो वो भी ल्यूकवार्म है, दैट मीन्स ज्यादा डिमांड नहीं है। नंबर 2, लगातार आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी जो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट आना चाहिए ना, मल्टीप्लायर इफेक्ट मनी का, कि 1 रुपया मार्केट में गया तो वो 10 रुपए के बराबर काम करना शुरू कर दे, कि 1 रुपया गया, उसने कुछ काम किया, फिर वो रुपया दूसरे के पास गया, वो कुछ काम करे। तो ऐसे में मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट जो आता है वो बहुत कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मनी सप्लाई M3 की हम बात करते हैं वो बहुत ही ज्यादा मॉडेस्ट है, दैट इज 9.3%, और क्रेडिट ग्रोथ है वो भी 6%। इसका मतलब क्या हो गया कि लोगों के पास में पैसा, मार्केट में जो पैसा घूम रहा है उसकी अगर बात करें, पैसा निकालना एक तो, और उस पैसे का घूमना, रोटेट करना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। तो सरकार और आरबीआई की तरफ से तो पैसे की कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिलीज कर दिया, पर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो वहां पर लोगों के पास में क्रेडिट ग्रोथ, लोग लोन लेने से डर रहे हैं, जल्दी से ले ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हमें ध्यान देने की जरूरत है। ये 2 रीजन ऐसे हैं जिन पर काम किया जाए। देखो, एक तो लो क्रेडिट एक्सपेंशन, मतलब कम लोन कम लिए जा रहे हैं, और दूसरा लार्जर लीकेज, वो भी किसमें, करेंसी के फॉर्म में, कि सरकार और आरबीआई जो है वो लगातार लिक्विडिटी मेंटेन कर रहे हैं। तो बोला आने वाले टाइम पर आप देखो कि एक तरफ तो मनी सप्लाई तो आप लगातार एक्सपेंड करते जा रहे हो, तो इसका रिजल्ट कहीं इन्फ्लेशन ना हो जाए, ये थोड़ा सा अलर्ट वाली बात है।
क्योंकि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, मार्केट में अगर रुपए की वैल्यू रुपए की क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, तो रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी। रुपए की वैल्यू डाउन हो जाएगी तो एक गुड को परचेज करने में जहां आज 5 रुपए लगते हैं, आने वाले टाइम पे हो सकता है 10 रुपए लगे। तो इन्फ्लेशन का एक डर है। कहने का मतलब यह है, सरकार और आरबीआई जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, पर अभी भी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस की कमी है। एक तो ये समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, आप पैसे को इतना ज्यादा भी इन्फ्यूज मत करो, या फिर इतना करते करते इतना इन्फ्यूज मत कर देना जिससे कि आपको इन्फ्लेशन का चैलेंज बहुत भारी पड़ जाए। ये चीज यहां पर राइटर्स के द्वारा बताई जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, कोविड के टाइम पे हमें न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की जरूरत है। आर्टिकल को लिखा है हरिओम मेनन ने। ये देखो एसोसिएटेड है बिल गेट्स मिलिंडा ग्रुप से एसोसिएटेड है। तो देखेंगे इसमें, देखिए इसमें पॉइंट ये आ रहा है कि 15 महीने से हम कोविड का सामना कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जो लोग हेल्दी हैं उनको कोविड ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा। तो एक इनविजिबल क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें माल न्यूट्रिशन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फूड कंजम्पशन की बात करें तो उस पर तो देखो पेट भरने की बात तो हमने कर ली, पर एक तरफ फूड पेट भरना था वो तो पहले की परिस्थितियां थी। आज तो सरकार अपनी तरफ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत खाना अवेल करा देती है, पर जो न्यूट्रिशनल चैलेंज है उसको टैकल करना एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। तो देखो सरकार ने जनवरी 2021 में पोषण अभियान का सेकंड जो फेज है वो शुरू कर दिया। पोषण की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर ओवर आर्चिंग स्कीम फॉर हॉलिस्टिक नरिशमेंट। तो ऐसे में ये पोषण अभियान शुरू हुआ, वैसे तो 2018 में हो गया था, पर जनवरी 2021 में सेकंड फेज आ गया। इसमें टारगेट है कि 1000 दिनों तक एक मदर जब प्रेग्नेंट होती है तब से लेकर के बच्चा पैदा होने के बाद में बच्चे का दूसरा बर्थडे आए तब तक के 1000 दिनों को प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए, फोकस किया जाए। वहीं पर अगर न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी हो जाएगी माँ और बच्चे की, तो फिर आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें देखो फोकस किया जाएगा वुमेन पे, लड़कियों पे, और जो बच्चे हैं छोटे उन पे। इसमें देखो डेफिशिएंसीज पे काम किया जाएगा, जैसे लड़कियां एनेमिक हैं तो उन पर काम करना, फोर्टिफाइड फूड अवेलेबल कराना, और साथ में टेक होम राशंस की फैसिलिटी अवेल करना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, AWWs जिनको हम आगे बोलेंगे, उनके लिए। इसमें आप देखोगे एक जन आंदोलन के तौर पे चलाया जा रहा है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट के तौर पे काम किया जा रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और उसमें भी जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो है ट्रैकर, जिसको हम यहां पर बोलेंगे पोषण ट्रैकर। जिसमें क्या होगा कि जब कभी भी कुछ भी इवेंट हो रहा है, कोई भी अगर लेडी प्रेग्नेंट होती है या फिर आंगनवाड़ी में जैसे ही वो कनेक्ट होती है, तो ऐसे में उनका डे टू डे बेसिस पे एक पीरियोडिक बेसिस पे उनका अपडेट कर दिया जाएगा, जैसे कि जिससे क्या होगा, सरकार के पास में पूरा डेटा अवेलेबल होगा और उसके तहत काम किया जा सकता है। तो ये पोषण ट्रैकर अभी शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। तो ये एक टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज है। इसमें आप देखोगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनको बोलते हैं हम, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड एंटिटी होगी, जो कि डिस्ट्रिक्ट न्यूट्रिशन कमेटी स्टैब्लिश करेंगी, जो कि प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगी पोषण अभियान 2.0 को। तो इससे क्या हो जाएगा कि जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो जाएगा तो एक एडमिनिस्ट्रेटर का पार्टिसिपेट करना वो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज, जब आपके पास में साइंस एंड टेक का यूज कर रहे हो, डेटा ड्रिवन आपके पास में अप्रोच अवेलेबल है, तो आपके पास में रियलिटी रहेगी, तो प्लान करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ग्राउंड लेवल पे काम कौन करेगा? आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो ये की चैलेंजेस जो भी है ना माल नरिशमेंट का, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। अभी तक क्या प्रॉब्लम थी? ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। तो ट्रैकिंग प्रॉपर नहीं है, कवरेज प्रॉपर नहीं है, तो आप कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो? उसके लिए पोषण ट्रैकर अब आ ही गया है। देखो ट्रैकर का काम है, ये एक तरीके से रिप्लेस कर रहा है CAS सिस्टम को, जिसके तहत पहले एक तरीके डेटा अपडेट किया जा सकता था। तो बेसिकली पोषण 2.0 का ये डिजिटल बैकबोन है, ये पोषण ट्रैकर जो है। इसमें क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल को कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और न्यूट्रिशियस फूड, या वो कितना एक्सेस कर रहे हैं खाने पीने में प्रॉपरली, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गई, बच्चे हो गए, एडल्सेंट लड़कियां हो गई, उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जाएगा, और आइडेंटिफाई करने के बाद में उनका डेटा मेंटेन किया जाएगा ट्रांसपेरेंट मैनर में। इससे एक प्रॉपर वे में सिस्टम तैयार हो पाएगा, और लास्ट माइल बेनिफिशियरी, मतलब ढाणियों में भी जो औरतें रहती हैं, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन तक आप अप्रोच कर पाओगे। तो ये है 1000 डेज का पीरियड, ठीक है, जिसके अंदर लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट लेडी, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, या फिर जो लड़कियां हैं, उनकी जो जितनी भी डेफिशिएंसीज है, जिनकी भी जो भी शारीरिक कमजोरियां हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको ठीक करना। तो ये चीज़ यहाँ पर है। तो 15 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो इसमें काम करेंगी। लगभग 8.3
8.3 करोड़ मदर्स एंड चिल्ड्रंस का ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है और प्रोग्रेस अभी चल रही है इस काम में। तो यही चीज़ है मेन, तो कि हम कैसे भी करके स्केल अप करें, इंटरवेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे हेल्थ, फूड और केयर सिस्टम को हम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और जिसमें डिजिटल टूल्स का यूज़ हो, तब जाकर के एक हॉलिस्टिकल अप्रोच हम डेवलप कर पाएंगे, एक बिहेवियरल चेंज भी हम कर पाएंगे। क्योंकि जब डेली बेसिस पे अपडेट होगा ना, तो औरतों को जब जाकर के, या फिर जो भी लड़कियां हैं उनको जाकर के आंगनवाड़ी वर्कर जाकर के बताएंगी ना कि भाई आप ये खाओ, ये मत खाओ, बच्चे के लिए ये सही है, तो ऑटोमेटिकली बिहेवियरल चेंज भी आएगा, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं देखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम अंडर नरिशमेंट की प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर पाएंगे। सिमिलरली आपको पता है कि गाँव में जो स्मॉल होल्डिंग्स हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, वहाँ पर ज़्यादातर खेती कौन करती है? औरतें। क्योंकि मेल तो हैं वो तो अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करके आ जाते हैं, पीछे से औरतें ही उस पूरे काम को संभालती हैं। तो उनको कहीं ना कहीं अवेयरनेस होगी ना, तो वो अपने खेतों में न्यूट्रिशियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगी। आ जाओ फर्स्ट आर्टिकल वाली बात पे कि एमएसपी अगर सरकार देनी शुरू कर दे न्यूट्रिशियस फूड के लिए, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड के लिए, इनके लिए, तो फिर लोग अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे। तो आप देखो, एक तरफ तो न्यूट्रिशन जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, मतलब न्यूट्रिशियस फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, दूसरी तरफ उनके लिए लाइवलीहुड अर्न भी हो जाएगा। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार के स्टेट्स में किया जा रहा है, जिसको आप बोल रहे हो वहाँ पर एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको बोला पोषण वाटिकाज या न्यूट्रिशन गार्डन। इसमें क्या होता है कि जो छोटी फैमिली, जो छोटे खेतों वाले किसान हैं, वो अपने यहाँ पर उगाई हुई, बोई हुई अच्छी फसल जो कि बहुत ज़्यादा पोषक होती है, वो आकर के वहाँ पर बेचने आ जाते हैं। तो ऐसे में लोग वहाँ पर जाएंगे खरीदने के लिए, तो इनको तो न्यूट्रिशियस फूड की एक्सेसिबिलिटी हो गई और इन लोगों के लिए लाइवलीहुड हो गई। तो इवन विन सिचुएशन है कि नहीं? तो ये चीज़ भी की जा रही है पोषण अभियान के तहत। मतलब आप देखो, अप्रोच बहुत हॉलिस्टिक है यहाँ पे, ठीक है, कि आपने खेती से लेकर के, लाइवलीहुड से लेकर के और न्यूट्रिशनल वैल्यूज को अच्छा करते हुए फ्यूचर को इंश्योर कर दिया, परफेक्ट फ्यूचर तैयार करने के लिए। तो ये अप्रोच होनी चाहिए, ये एक लर्निंग आपके लिए, ठीक है। सिमिलरली वाटर, सैनिटेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनकी बात करें तो इनको लेकर के सरकार ने जो पिछले कई सालों में काम किया वो काबिल तारीफ है। और इसी लाइन के ऊपर हम साइंस एंड इनोवेशन का यूज कर सकते हैं, हमारे जो परंपरागत ज्ञान है उसको यूज कर सकते हैं, कम्युनिटी सामुदायिक एंगेजमेंट को ज्यादा ला सकते हैं, डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हैं, डेटा ड्रिवन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसी चीज के ऊपर पोषण 2.0 काम कर रहा है, जिससे कि जो एक क्राइसिस है ना माल नरिशमेंट का, इसको हम खत्म कर सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हायरार्की जीएसटी डजंट नीड। एक हायरार्की की बात हमने देखो कल परसों एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था जिसमें था कि जो बड़े स्टेट हैं बोलो वहां से जीएसटी कलेक्शन सबसे ज्यादा होता है, पर फायदा बोलो छोटे स्टेट्स को होता है। तो उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहां पर काउंटर किया जा रहा है, अलग अलग स्टेटमेंट पिक करके। देखो जीएसटी जब आया था ना, तब हमारे यहां पर 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें प्रॉपर्ली पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था और उस डिबेट के बाद में कंक्लूजन निकला था। अब आप देखोगे जीएसटी का आइडिया एनविसाज हो गया था इस 21वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में, जब यूपीए सरकार चल रही थी, उसी टाइम पे आ गई थी बात कि भाई हमें एक वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम लाना चाहिए, जिसके तहत हम एक वेलफेयर अप्रोच में काम कर पाएं। तो ऐसे में आप देखोगे पार्लियामेंट में अच्छे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं, तो उसके बाद में ये एक फेडरल इशू था। आप ध्यान रखना इसको, हमारे सिस्टम में फेडरल इशू जब भी कभी कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है ना, तो पार्लियामेंट के साथ साथ में आपको 50% हमारी स्टेट्स की जो टोटल जितनी लेजिस्लेचर्स हैं उनमें से 50% का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में पार्लियामेंट ने भी अप्रूव किया 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और 50% से ज्यादा स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी अप्रूवल दिया, तब जाकर के 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंप्लीमेंट होने लगा। तो कहने का मतलब कंसेंट अच्छे से ली गई थी, डिस्कशन बहुत बढ़िया से हुआ था, पर उसके बावजूद भी सवाल ये उठाए जाते हैं कि जो छोटे स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं बोलो, उनको ज्यादा प्रिविलेज दे रखी है। तो राइटर एक चीज बोलना चाह रहे हैं कि आप अगर इन्हीं चीजों को बार बार उठाओगे, वैसे तो अभी तक जीएसटी काउंसिल की ये अभी 43rd मीटिंग थी, ठीक है, उस 43rd मीटिंग में जो बड़े स्टेट्स हैं, जैसे कि तमिलनाडु की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या केरला की बात करें, सॉरी कर्नाटका की बात करें, तो ये स्टेट्स कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट करते हुए दिख रहे हैं कि, या गुजरात की बात करें, कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं जीएसटी में, जबकि हमारे यहाँ पर फायदा नहीं होता। वह मुद्दा क्या था कि कोविड रिलेटेड जो भी एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं या ड्रग्स हैं, बोलो उनके ऊपर हमें जीएसटी राइज करना चाहिए, जीएसटी को कम करना चाहिए, ऐसा समथिंग चल रहा था डिबेट। तो उसमें इन्होंने बोला कि जीएसटी बिल्कुल मत लगाओ, बड़े स्टेट्स ने, और छोटे स्टेट्स बोल रहे थे, बोले कि 5% का जो हमारा
थ्रेशोल्ड है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में ज्यादा फेवर किसकी तरफ चला गया, जो स्मॉलर स्टेट्स थे उनकी तरफ। फिर बात आई वोटिंग की, तो वोटिंग की बात में भी कहीं ना कहीं केवल एक स्टेट ने बोला कि इस मुद्दे पर वोट होना चाहिए, बाकी ज्यादातर बचे हुए जितने भी स्टेट्स और यूटीज थे उन्होंने काउंसिल की डिबेट में ही हामी भर दी थी। तो ऐसे में जीएसटी काउंसिल के ऊपर सवाल उठाना एक तो ये गलत बात हो जाती है। दूसरी चीज राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि 43 मीटिंग्स में पहली बार वोटिंग का नौबत आनी आई है, अभी तक पिछली 42 मीटिंग में एक बार भी वोटिंग करवाने की जरूरत नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि इश्यूज पे डिस्कशन बहुत अच्छे से होता है। और अगर अब वोटिंग की बात हो जाती है और इन इश्यूज को अगर हाईलाइट करोगे तो डिजास्टरस साबित हो जाएगा, क्योंकि जहां पर हम एक प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वहां पर ये एक कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं खुद आत्मघाती गोल जिसको बोलते हैं सेल्फ गोल, ठीक है, वो साबित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो ब्लेम आ रहा है वो ये कि कुछ स्टेट्स का ज्यादा फायदा किया जा रहा है। तो राइटर इस चीज को अपनी तरफ से बिल्कुल डिस्कार्ड कर रहे हैं कि आप एक चीज बताओ, यहां लास्ट में देखो यहां पर कि घर में अगर 5 आदमी है, पांचों अगर इनकम लेकर के आ रहे हैं तो एक 2 जनों की बहुत ज्यादा इनकम है, बाकी 3 की कम इनकम है। इसका मतलब क्या हो गया, उन 3 को कम रोटी दोगे आप? ऐसा नहीं होता ना। हम एक वेलफेयर स्टेट हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें एक कल्याणकारी राज्य के तौर पे एक तरीके प्रोजेक्ट किया हुआ हमारे फॉरफादर्स ने। तो वहां पर अगर हम छोटे स्टेट्स को अगर मार्जिनलाइज कर देंगे तो क्या एक बेनिफिट हो पाएगा? आज बोला जाता है बड़े स्टेट्स के द्वारा कि भाई हम ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करवाते हैं तो हमारे को ज्यादा वोटिंग पावर दो। तो ऐसे में भी गलत बात है। फिर इलेक्शंस के टाइम पे जो लोग टैक्स पे ज्यादा करते हैं वो लोग भी ये कहेंगे कि हमारे को भी इलेक्शन के टाइम पे 4-4, 5-5 वोट के इक्विवेलेंट वोट, हमारा वोट जो है 4-4, 5-5 के इक्विवेलेंट होना चाहिए जो गरीब लोग हैं उनके। तो ये चीज तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी हो जाएगी। फिर ये बोला जाता है बड़े स्टेट्स के द्वारा कि हमारा जीएसटी रेवेन्यू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो राइटर एक चीज बोलना चाह रहे हैं, इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा करेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप जीएसटी देते हो तो उस जीएसटी देने के हिसाब से फायदा किसको हो रहा है ज्यादा? डेस्टिनेशन स्टेट को। इसमें सिंपल सी बात यह है, देखो कि मान लो बड़े स्टेट्स की बात करें जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये कोस्टल स्टेट्स हैं, ये कोस्टल रीजन में लोकेटेड है। अब आप एक चीज बताओ कि आप कुछ भी चीज प्रोड्यूस करते हो और वो जाकर के बिकती है दूसरे स्टेट के अंदर। अब मान लो यहां पर आ जाती है उत्तराखंड के अंदर, ये सामान जाकर के बिक गया जो कि महाराष्ट्र में प्रोड्यूस हुआ। अब आप एक चीज बताओ, टैक्स पे कौन करेगा उसके ऊपर? उत्तराखंड के कस्टमर ना। और जाएगा किसके पास में? आईजीएसटी के तौर पे। और आईजीएसटी का जो रेवेन्यू है वो जब डिवाइड होगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि कहां पर ज्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके बेसिस पे उनको रेवेन्यू मिलेगा। तो अल्टीमेटली फायदा हो रहा है इन बड़े स्टेट्स को, ना कि घाटा। दूसरा, इनको ज्योग्राफिकल बेनिफिट भी तो मिलता है, इनको डेवलपमेंटल बेनिफिट भी तो मिलता है कि मान लो अगर महाराष्ट्र में जैसे हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जेएनपीटी की, जो कि मुंबई के पास में लोकेटेड है। तो अगर वहां की बात करें तो वो डेवलपमेंट कहां का हुआ? महाराष्ट्र का ही तो हुआ। अगर वहां पर कुछ भी एक्टिविटीज हो रही है तो ऐसी चीज में आप एक तो डेवलपमेंट का फायदा उठाते हो, ज्योग्राफिकली खुद एक बड़े स्टेट हो, साथ में आपका अगर रेवेन्यू कलेक्शन हम कर रहे हैं तो आपके वहां पर रेवेन्यू बेस ज्यादा है, टैक्स पेयर्स का बेस ज्यादा है। और टैक्स पेयर्स का बेस ज्यादा है तो उसके हिसाब से आपको आईजीएसटी रेवेन्यू को सेटल भी कर दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भेदभाव नहीं है। और अगर ये आर्ग्यूमेंट देकर के आप कहते हो कि छोटे स्टेट्स को आप जो है ज्यादा फायदा पहुंचाते हो बड़े स्टेट्स के कॉस्ट पे, तो बोलो वो चीज बिल्कुल गलत है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम वेलफेयर स्टेट कैसे बनेंगे? वेलफेयर स्टेट का मतलब यही तो होता ना कि आप जो कमजोर तबका है उसको आप अपलिफ्ट करो। रिजर्वेशन भी तो तभी दिया जा रहा है, ठीक है। आप जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हो वो भी इसीलिए दिया जा रहा है। एग्जैक्टली वही चीज आप अप्लाई करो। हमने देखा, जैसे हमने कल परसों देखा था कि यूएसए में भी 6 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि वहां का टोटल जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास में, उसका 6 स्टेट्स ही 50% से ज्यादा दे देते हैं और बचे हुए 44 स्टेट्स हैं वो वैसे देते हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर है कि इंटरनेशनली ये एक सिंपल सा पॉइंट है कि जहां जहां पर भी फेडरेशन है वहां पर स्मॉलर स्टेट्स की वेलफेयर के काम किए जाते हैं। एक चीज। दूसरी, अगर आप स्मॉलर स्टेट्स को ट्रांसफर देते हो, कुछ बेनिफिट देते हो, तो वो आप
हॉरिजॉन्टल फिस्कल इम्बैलेंस को आप बैलेंस कर रहे हो। दैट मीन्स देखो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवीजन जो होता है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवीजन हो गया, ये तो वर्टिकल हो गया। अब स्टेट्स के बीच में आप डिवीजन कर रहे हो, उसको बोलते हो हॉरिजॉन्टल। तो कुछ स्टेट्स बहुत अमीर बनते चले जा रहे हैं, कुछ स्टेट्स गरीब हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर गरीब को आप और ज्यादा गरीब बनाओगे, अमीर को और ज्यादा अमीर बनाओगे, तो क्या हमारा फेडरेशन कंटिन्यू कर पाएगा? तो ऐसी परिस्थितियों में जीएसटी में हमने एक चीज एनविसाज की थी, दैट वाज वन स्टेट वन वोट। चाहे आप कितना ही कुछ कर, और ये सैंक्रोसैंक्ट है, दैट मीन्स ये कहीं नहीं जाने वाला है, और इनवायलेट है, दैट मीन्स आप इसको बिल्कुल स्क्रैप नहीं कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ है। दूसरी चीज, एक या दो स्टेट्स के चलते हैं बाकी स्टेट्स की वेलफेयर को या उनकी जो ओपिनियन है हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। वन स्टेट वन वोट ही होगा, वो ही जीएसटी काउंसिल का है। वन स्टेट और वन नेशन वन टैक्स का जो एक सपना था वही पूरा हुआ है। सिमिलरली आप यूएन की बात कर लो, यूएन भी तो यही कहता है ना कि यूएन में क्या है, हर एक स्टेट को एक वोट मिलता है, चाहे वो आप कहीं पर कुछ भी करो। सिमिलरली यूरोप में भी टैक्स फेडरेशन की बात करो, अलग अलग कंट्रीज अपने काम करते हैं, तो यही चीज चलती है। तो आप इस चीज को, इस डिबेट को साइड में कर दो कि छोटे स्टेट्स को फायदा हो रहा है और बड़े स्टेट्स को नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल नहीं, आपको ना तो नुकसान होता है, ना ज्यादा छोटे स्टेट्स को फायदा होता है। छोटे स्टेट्स की केवल वेलफेयर हो और वो भी अपने आप को प्रोग्रेस की लाइन पे ले जा सके, उसके लिए उनका सपोर्ट करना हमारा जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा कि देश कहां जा रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है। और एक चीज कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हम करते हैं, इस आइडिया को बिल्कुल मत थ्रेटन करो, ये ग्लोरियस ट्रेडिशन है हमारा, इस पर हमें काम करने की जरूरत है। राइटर आपको पता ही है, डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं बिहार के और बीजेपी से अभी राज्यसभा के एमपी है। तो ये कहीं ना कहीं उस आर्टिकल में दोनों तरफ की हमने ओपिनियन समझे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। फिर आ जाता है आर्टिकल पुलिसिंग द प्लेयर। अभी जो ओली रॉबिन्सन ने स्टेटमेंट तो क्या, उनका 2011 साल पुराना मैसेज देखा गया है, और 11-12 साल नहीं, 2012-13 का मैसेज था, ट्वीट किया था उन्होंने, कोई रेसिस्ट कमेंट कर दिए थे, तो उसको लेकर के उनको अभी क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, कि आप इंटरनेशनल कोई भी गेम नहीं खेलोगे। दूसरी तरफ जेम्स एंडरसन, ठीक है, जिमी एंडरसन को आप जानते होंगे, बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो उन्होंने भी एक तरीके से अपॉलॉजी रजिस्टर की है कि मैंने भी स्टुअर्ट ब्रॉड की, वो अपने साथ के टीममेट ही उनके, बोलो उनकी हेयर स्टाइल पे कमेंट किया था। तो ऐसे में आप देखो कि जो एशियंस हैं या फिर अफ्रीकन्स हैं, उनको रेसिज्म का सामना तो करना पड़ता है, ये बात ठीक है। पर आप एक चीज़ बताओ कि जब इन लोगों ने कमेंट किया, जैसे कि रॉबिन्सन है, ठीक है, तो ये 18 साल की उम्र का था उस टाइम पे जब इसने इस तरीके का कमेंट किया रेसिज्म को लेकर के। तो इस चीज को आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ये कि आप एकदम हार्श पनिशमेंट नहीं दे सकते। वजह कि आपके वहां पर कैसा क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट को अगर आप करेक्ट करोगे तो फिर बच्चे बुरा क्यों सोचेंगे। आप एक चीज बताओ, न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत लिबरल कंसिडर होता है वर्ल्ड में, ठीक है, वहां के प्लेयर्स भी तो वाइट ही हैं, वो तो कमेंट नहीं करते उल्टे सीधे, आप ब्रिटिश लोग क्यों करते हो। सवाल ये बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपने क्लाइमेट में घोली यही चीजें रखी हैं, जैसे कि ब्लडी इंडियंस। फारूक अब्दुल्ला का मैंने अभी एक न्यूज़ पढ़ी थी, बोला कि हम इंडियंस को, चाहे कोई भी हो वो कैसा ही दिखता हो, यू ब्लडी पीपल, यू ब्लडी इंडियंस, ऐसे करके। आपने भी लगान मूवी देखी होगी। तो बोले ये आपका बिहेवियर अगर चेंज नहीं होगा तो आप कैसे आप एक तरीके से ऐसी सोसाइटी बनाओगे जहां पर प्रॉपरली काम किया जाए। सोसाइटी में प्रॉब्लम है और बच्चों को पनिश कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है। तो ऐसे में अगर वो माफी मांग रहे हैं ओली रॉबिन्सन, तो उनको मौका देना चाहिए। देखो माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के लेजेंड है, क्रिकेट लेजेंड, बॉलिंग में शानदार, ठीक है, इनकी बॉलिंग से टेरर था इनका कोई जमाने में। तो इन्होंने भी ये कहा है कि देखो एक लीनियंसी बरतने की जरूरत है, फॉरगिवनेस, थोड़ा माफ भी करो, क्योंकि वो बंदे ने जो कमेंट किया था वो इनडिस्क्रिशन था, दैट मीन्स उन्होंने जानबूझ के नहीं किया था और वो बहुत पुराना है। तो ऐसी परिस्थितियों को हमें कहीं ना कहीं देखने की जरूरत यह है कि वहां प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में। जैसे कि मोइन अली खेलते हैं क्रिकेट में, वहां पे उन्होंने भी कहा कि उनकी बियर्ड को काटने के लिए बोला गया कि भाई बियर्ड काट नहीं, तेरे को यहाँ पे नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने इंडिया में भी बताई। सेम चीज़ अब देख लो, ओवेन मॉर्गन जो कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन है, उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है। जॉस बटलर जो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं, तो उनके भी पास्ट में बहुत सारा स्टेटमेंट आए हुए हैं ऐसे रेसिज्म को लेकर के। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ जाता है
कि आप सिस्टम को करेक्ट करो ना, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको करेक्ट करो। क्यों आप एफ्रो एशियन लोगों को इंफीरियरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, जबकि आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज हैं वो अफ्रीकन या एशियन कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहां पर राइटर एडिटर के द्वारा बताई जा रही है कि पनिशमेंट इतनी हार्श नहीं होनी चाहिए। हाँ, उनको एक बार थोड़ा सा एहसास तो होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो, और इसी के लिए क्या करो, आपके एजुकेशन सिस्टम को सही करो, सेंसिटाइज करो लोगों को। वहां पर पनिशमेंट और या फिर एकदम से हटा करके फेंक दोगे किसी भी सिस्टम से कि हाँ भाई आप क्रिकेट खेल ही नहीं सकते हो, तो वो बात ठीक नहीं है। ये चीज यहां पर बताई जा रही है। आगे चलते हैं। फिर देखो ये वाला आर्टिकल, इसमें डेंजर इन द डेल्टा, जो हमारे इंडिया का वेरिएंट था ना B.1.617.2, इस वेरिएंट के चलते इसका नाम इतना कॉम्प्लेक्स, बोले एक तो WHO ने ठीक काम किया है, नाम के जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करते हुए अब डेल्टा वेरिएंट तो इसका नाम दे दिया, अल्फा वेरिएंट पहले वाले का दे दिया, तो वही चीज़ें बताई जा रही है। तो एक तो राइटर का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि देखो एक वैक्सीन जो है वो इतना ज़्यादा सेफ नहीं है जितने कि 2 डोजेज अगर आप वैक्सीन के ले लोगे, चाहे वो फाइजर का लो चाहे एस्ट्राजेनेका का लो, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों में 2 वैक्सीन अगर आपने लिए हैं तो जाकर के आप डेल्टा वेरिएंट से डील कर पाओगे। क्योंकि इंडिया में तो सबसे ज़्यादा इसने ही परेशान किया है। अभी सेकंड वेव में कितनी डेथ हो रही है, कल देखो 1 लाख से कम केस थे पर 6000 से ज़्यादा जनों की डेथ हो गई। बहुत ज़्यादा दुखद बात है ये कि अभी केस डाउन हो रहा है पर डेथ रेट कम नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखो कि इंग्लैंड या यूके की बात करो तो वहां पर अभी नए जो केस आ रहे हैं कोविड के, वो 50% से ज़्यादा केसेस इस डेल्टा वेरिएंट के ही हैं। तो ऐसे में बोला वैक्सीनेशन ड्राइव सही से होनी चाहिए। दूसरा ये आर्टिकल, इस आर्टिकल में बताया कि नर्सेज आज इंडिया में अगर देखें ना तो पूरे देश में आपको फैली हुई मिलेंगी केरला की नर्सेज। तो वहां पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उन लोगों का जो बिहेवियर है, उनकी जो कल्चर है, उसके चलते कहीं ना कहीं केरला की लड़कियां नर्सिंग में जाती है, नर्सेज का काम करती हैं, और वो थ्रू आउट इंडिया और इवन वर्ल्ड लेवल पर भी उनका अच्छा खासा स्कोप है, वो बहुत हद तक काम करती हैं। आज अगर वो अपनी स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने कलीग्स के साथ में अपनी लैंग्वेज मलयालम लैंग्वेज में बात करती हैं तो उसको लेकर के हॉस्पिटल मैनेजमेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बेसिकली दिल्ली के गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अभी एक गाइडलाइन दी कि भाई मलयालम में बात नहीं करोगे, या तो आप इंग्लिश में बात करोगे या फिर आप हिंदी में बात करोगे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर काउंटर किया जा रहा है कि भाई वो अपना स्ट्रेस भी डाउन ना करे। क्या उन लोगों ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, कितनी लिबरल होती है। और आज अगर नर्सिंग स्टाफ की बात करो ऑल ओवर इंडिया तो एक बहुत बड़ा जो रिप्रेजेंटेशन है वो केरला की नर्सेज का है। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको आप रिलैक्स करो। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, ऐसी नर्सेज भी हैं जिन्होंने वैक्सीन का टर्न नहीं आने के चलते फिर भी कंटिन्यू अपनी मेहनत करती रही, और वो अल्टीमेट प्रेग्नेंट, एक नर्स तो प्रेग्नेंट थी, उनकी डेथ हो गई कोविड के चलते। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो, ये नाम है, सीधा सीधा नाम ही देख लो, कहीं कोट करने के आपके काम आ सकते हैं। ये देखो, शिबा एक यंग नर्स, 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, और दूसरी एक एलिजाबेथ जोसेफ 45 ईयर्स की एज की, वैक्सीन नहीं मिला कोई बात नहीं पर काम को नहीं छोड़ा, और उसके बाद में हुआ क्या, वो उनकी डेथ हो गई कोविड के चलते। बोला उन लोगों को कितना स्ट्रेस होता होगा। वो थोड़ा अगर स्ट्रेस आउट होना चाह रही हैं थोड़ा बहुत बातचीत करके, तो आप इस तरीके का माहौल मत बनाओ, उनको डराओ मत, नहीं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और वैसे ही फ्रेजाइल है, और मैन पावर की अगर प्रॉब्लम आने लगी तो और ज़्यादा इशू बन जाएंगे। वैसे चलो ठीक है, अल्टीमेटली वो सर्कुलर विड्रॉ कर लिया, जो अच्छी बात है, पर आने वाले टाइम पे देखो नर्सेज का देखो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, तभी तो इनको हेल्थ केयर वॉरियर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो देखो वैसे तो हमने पूरा एडिटोरियल और आइडिया देख लिया है। डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।